वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के एक्सरसाइज एमसीक्यूज को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टॉर्क अप्लाइड ऑन अ व्हील इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। द मोमेंट आर्म इज। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि जो टॉर्क हम अप्लाई करते हैं ऑन अ व्हील वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और मोमेंट आर्म का। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक स्पिनर है जिसके ज़रिए से हम किसी भी नट वगैरह को टाइट या लूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास होगा, यहाँ पर जो है वो फोर्स हम अप्लाई करेंगे और ये इसका मोमेंट आर्म होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेसिकली जो हमारे पास मोमेंट आर्म होता है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान। तो हम ये कह सकते हैं जो ऑप्शन ए हमारे पास है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को जो है वो यहाँ पर आप मार्क करेंगे, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसके रीड करने में। तो ये जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ फुटबॉल इज डैश if the line of action of the applied force passes through its center of mass। इसमें वो कहता है कि अगर एक फुटबॉल के जो है वो सेंटर ऑफ मैस वाले पॉइंट के ऊपर अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास हो तो उसके अंदर टॉर्क जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसको मैं एक डायग्राम के ज़रिए से आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक फुटबॉल है, तो ये जो उसका सेंटर पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है ये सेंटर ऑफ मैस का पॉइंट है और ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये सिर्फ वाहिद ऐसा पॉइंट होता है जब अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करे तो बॉडी जो है वो विदाउट एनी रोटेशन यानी इसमें टार्क प्रोड्यूस हुए बगैर जो है वो आगे की तरफ एज इट इज़ मूव करती है। जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास एक जो है वो ब्लॉक है या एक हमारे पास लोहे की एक सलाख है जिसका ये सेंटर ऑफ मैस वाला पॉइंट है। अगर इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज़ जिस तरीके से ये बॉल पॉइंट हमारे पास ये एज इट इज़ इस तरीके से आगे की तरफ मूव होगा। लेकिन अगर इसके एजेस के ऊपर अगर हम यहाँ पर और नीचे डाउनवर्ड अगर हम लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा, यानी अपनी जगह से ये मूव करना शुरू हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मैस वाले पॉइंट के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो इसमें कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी इसके अंदर कोई भी टार्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सी ऑप्शन को आप जो है वो आप मार्क करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है तो टार्क उसके ऊपर क्या होगा। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। और इस लिहाज से जो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट टार्क होगा वो भी क्या होगा, यानी वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी और जो इसका रिजल्टेंट टार्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो उसको आपने मार्क करना है, यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बॉडी फॉर्म। अगर हमारे पास एक बॉडी के ऊपर जो है वो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जिस तरीके से यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, अगर फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हों तो वो मिलकर जो है वो एक कपल बनाती हैं। फिजिक्स की टर्म के अंदर उसको कपल कहा जाएगा। यानी अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हमारे पास हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, यानी ये पॉइंट ए के ऊपर और ये पॉइंट बी के ऊपर एक्ट कर रही है, तो ये मिलकर जो है वो एक कपल बनाएंगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन 5 हमारे पास है, क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी। तो आपने जो है वो इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा होगा, जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास है उसमें जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके मुताबिक ये है कि जो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्सेज हैं उनका जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, तो तब ही जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो पूरी होगी। तो इसके लिहाज से जो है वो आप
समेशन एफ इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी। तो इसका जो सी ऑप्शन हमारे पास है वो इसका राइट आंसर होगा, इसको आप मार्क करेंगे 0। उसके बाद 6 MCQs की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ़ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, इट इज़ सेड टू बी इन। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इट मीन्स कि उसका जो एक्सेलेरेशन है वो 0 होगा और वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अगर किसी भी बॉडी का जो है वो एक्सेलेरेशन 0 हो तो वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब क्योंकि बॉडी जो है वो दो तरह से इक्विलिब्रियम में हो सकती है, यानी स्टैटिक भी हो सकती है और डायनामिक भी हो सकती है। क्योंकि बॉडी जो है वो यहाँ पर मूव कर रही है तो इसलिए जो इसका इक्विलिब्रियम होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ऑप्शन बी को जो है वो आप मार्क करेंगे, इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। उसके बाद 7th MCQs हमारे पास है। अ बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ बॉडी दैट मूव्स विदाउट रोटेशन, द लोकेशन ऑन द बॉडी वेयर फोर्स इज अप्लाइड इज नाउन एज। इससे पहले हमने एक MCQs जो फुटबॉल वाला MCQs यहाँ पर हमने कवर किया है ऊपर। इसमें मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल का वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उसके ऊपर टार्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो वो इसी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा इस स्टेटमेंट के मुताबिक, जैसे कि उसने कहा है कि एक बॉडी जब वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और उस पॉइंट के ऊपर लगाती है जहाँ पर उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं आती, तो वो उसका जो पॉइंट होगा वो ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी है, सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 8 MCQs हमारे पास है। इफ़ x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज। तो हमें जो है वो एक फोर्स के x और y कंपोनेंट्स जो है वो दे दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का जो फार्मूला है वो F इज इक्वल टू हमारे पास होता है fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, यानी fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, ऊपर इसके ऊपर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट। तो fx स्क्वायर यानी हम जो है x एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास 5 न्यूटन है और y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो 12 न्यूटन है, तो उनके स्क्वायर को हम लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो अब इनको हम पहले स्क्वायर लेकर प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 169 और उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो बी ऑप्शन होगा। 13 न्यूटन को जो है वो आपने मार्क करना है। MCQs 9 हमारे पास है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव, यानी वो कहता है कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी अगर उसके पास ये चीज़ ना हो या वो ये चीज़ ना रखती हो। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में दो तरह से हो सकती है कि अगर वो या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में हो तभी वो इक्विलिब्रियम में होगी या अगर वो मोशन में हो तभी वो इक्विलिब्रियम में होगी। दोनों तरह से हो सकती है। कंडीशन क्या है कि उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ना हो। अगर क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होगा, कम ज़्यादा होगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखते हैं तो वो बनता है एक्सेलेरेशन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का अगर एक्सेलेरेशन उसके अंदर है तो वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो एक्सेलेरेशन होगा, यानी उसके पास जो है वो एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 MCQs हमारे पास है, यानी इसका डी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। 10 MCQs हमारे पास है। यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट विद अ स्पैनर बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, व्हाट वुड यू डू टू लूजन द नट। तो इस स्टेटमेंट में वो कहता है कि आप एक नट को जो है वो लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं एक स्पैनर के ज़रिए से, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक स्पैनर जो है वो दिखाया था जिसको उर्दू में पाना वगैरह कहा जाता है। इसके ज़रिए से हम जो है वो नट को खोलते हैं या टाइट करते हैं, ओपन करते हैं या टाइट करते हैं। तो इसके मुताबिक वो ये कहता है कि आप उसको जो है वो लूज़ करना चाहते हैं लेकिन इस तरह से आप उसको नहीं कर पा रहे।
तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो अक्सर आपने देखा होगा मैकेनिक वगैरह क्या करते हैं, जो उनके पास जो पाना या चाबी वगैरह होती है, उसके पीछे जो है वो एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी जो मूवमेंट आर्म है उसको बढ़ाया जा सके। जैसे कि ये स्पिनर हमारे पास है, इसके पीछे हम एक पाइप और लेकर इसकी लेंथ को जो है वो बढ़ा लेंगे। बेसिकली उसकी लेंथ को बढ़ाने का मतलब ये है कि उसके मूवमेंट आर्म को आप बढ़ा लेंगे। तो उससे क्या होगा, जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो टार्क उसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि फार्मूला के मुताबिक अगर हम देखें, F इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल हमारे पास होता है। तो जितनी हमारे पास लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही टार्क हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन जो है वो ए बनेगा। इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्पैनर। बेसिकली इस तरह से करने से उसका जो मूवमेंट आर्म है वो बढ़ जाएगा और उसको खोलना जो है वो आसान होगा हमारे लिए। उसके बाद 11 MCQs हमारे पास है। अ बॉय वेइंग 500 Newton is sitting on edge of one side of seesaw at distance of 3 मीटर from a center। तो यहाँ पर इसको मैं डायग्राम के जरिए से आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। वही कहता है कि एक लड़का जो है जिसका वेट हमारे पास 500 न्यूटन है, वो एक सीसा वाला जो झूला होता है पार्क वगैरह के अंदर, यानी जिस तरीके से जिसको सेंटर में बैलेंस किया गया होता है, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठते हैं और कुछ बच्चे उसके इस तरफ बैठते हैं, तो वो इस तरह से अप एंड डाउन जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि एक एंड के ऊपर जो है वो लड़का बैठा हुआ है और दूसरे एंड के ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पर एक लड़की बैठी है जिसका जो है वो हमारे पास वेट है 600 न्यूटन। इज सिटिंग 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा। वो 2 मीटर जो है वो सेंटर ऑफ सीसा से बैठी हुई है। तो इसको मैं डायग्राम के जरिए से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इस डायग्राम के ज़रिए से हम ज़रा समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास वो सीसा वाला झूला है। अब अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास इसके लेफ़्ट वाले एज की तरफ जो है वो एक बॉय बैठा हुआ है जिसका वेट जो है वो हमारे पास 500 न्यूटन है और उसका सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको मूवमेंट आर्म भी कहते हैं वो 3 मीटर है। जबकि हमारे पास जो गर्ल है वो इस तरफ सेंटर से 2 मीटर इसके राइट साइड पर बैठी हुई है जिसका डिस्टेंस हमारे पास है जी 2 मीटर और उसका जो वेट है वो हमारे पास 600 न्यूटन है। तो बेसिकली हम जो है दोनों का टार्क जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे जिससे हमें पता चलेगा जिसका रिजल्टेंट टार्क ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है वो चीज़ डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, तो टार्क ऑफ बॉय अगर हम मालूम करें तो एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ से मुराद यहाँ पर बेसिकली वेट है, तो वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी मूवमेंट आर्म उसका हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो आएगा 1500 न्यूटन मीटर। तो उसके बाद अगर हम देखें गर्ल का अगर हम टार्क देखें तो वो हमारे पास आएगा एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ की जगह वेट होगा, वेट हमारे पास 600 है और इसका जो मूवमेंट आर्म है वो 2 है। तो इस तरह से इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये 1200 न्यूटन मीटर हमारे पास आ गया। तो टार्क जो है वो बेसिकली बॉय का ज़्यादा है, तो इस तरफ यानी बॉय की जो साइड पर जो है वो सीसा जो है वो डाउन होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ इसका ये वाली जो साइड है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी ऑप्शन को जो है वो आप मार्क करेंगे, साइड ऑफ बॉय विल मूव डाउनवर्ड। उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है उसको हम स्टडी करेंगे। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, व्हाट इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर वही कहता है कि एक फोर्स जो हमारे पास है वो वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो लग रही है 10 न्यूटन है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा। तो इसको मैं डायग्राम के जरिए से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक रफली एक ग्राफ ड्रा किया है। इसमें जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक हमें कहा गया था कि एक जो फोर्स है वो 10 न्यूटन हमारे पास लग रही है और वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है। अगर एक कंपोनेंट जो फोर्स हमारे पास है वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उसमें हम ये लिखेंगे जो एक्स कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये सारी की सारी फोर्स जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो 0 होगा, बी ऑप्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।